नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी स्कूप और मैं हूं आपके साथ एडवोकेट हर्षवर्धन सैनी। बहुत मुख्य बातें बताऊंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि अभी जो व्यवस्था है काफ़ी बिजी है, प्रशासनिक अधिकारी भी काफ़ी बिजी हैं और नेतागण भी काफ़ी बिजी हैं। तो हम आपको जो बता रहे हैं काफ़ी शॉर्ट में बताएंगे। पहली बात, अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो मान लीजिए आप कोरोना नहीं रोक सकते, अपने शहर में वो दस्तक देगा और आपके घर भी दस्तक देगा। अभी तक जो कार्रवाई की जा रही हैं ये सब हवाबाजी है। हाँ, ये सब हवाबाजी ही है और वो इसलिए है क्योंकि जब तक जो पैसों का लेन देन है तब तक आप उसको सैनिटाइज़ नहीं करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हर घर से पैसों का रोटेशन चल रहा है, चाहे वो मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से, चाहे वो किराने की दुकान से, चाहे हॉस्पिटल से। उनको सैनिटाइज़ करने का कार्य मुझे नहीं लगता कि यहाँ 20% से लोग करते होंगे ज़्यादा, और ये बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि वहाँ 5% से ज़्यादा लोग इस पर ध्यान रखते हैं, सैनिटाइजेशन पर। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और ये बहुत ध्यान रखना है। मैं इसलिए शेयर करने कहूँगा क्योंकि लोगों के पास ये मैसेज पहुँच जाए। अगर कोरोना दस्तक देता है तो आप संभल जाएं, क्योंकि हवाबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अब तथ्यों पर बात करते हैं। दूसरा तथ्य ये है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, एक बार फिर मैं उनको कर रहा हूँ टारगेट, और इसलिए मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि कल भी मैंने देखा कि कुछ पूरा परिवार, उनके 2 बच्चे और पति पत्नी सड़क पर घूम रहे थे, सैर कर रहे थे बिना मास्क के। रात को लगभग 10:30 बजे की बात है। तो भाई साहब, आप पता नहीं क्यों नहीं समझना चाहते हैं, और आप दिखने में बड़े सभ्य समाज के लगते हैं, शिक्षित लगते हैं, लेकिन आप बिल्कुल खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज को लेकर। अगर हम जैसे यूथ आपको टोकेंगे तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। तो महोदय, हम आपको डायरेक्टली नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन आपको समझना है। तीसरी बात, जितने भी यहाँ बिहार से लोग आकर रुके हुए हैं, जो अपने वापस घर न जाना चाहते थे, लेकिन किसी तरह उनको फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, यहाँ रोके रखा है, वो जनसंख्या बहुत बड़ी है। 700 से 800 के आसपास लोग इंडस्ट्रियल या रुड़की में ठहरते हैं। यहाँ खाने को लेकर समस्या बिल्कुल अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने समाज सेवी हैं वो अच्छा कर रहे हैं। हनीश अरोड़ा जी अच्छा कर रहे हैं और कौशिक जी अच्छा कर रहे हैं, इसमें मुझे नाम लेने में कोई दो राय नहीं है। और ये 700-800 लोगों का भोजन सुबह शाम दोनों वक्त करना, राधा स्वामी सत्संग ब्याज भी करता है, तो ये बहुत छोटी बात नहीं होती है। इसके बावजूद भी वो 700-800 लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खाना तो ले सकते हैं, लेकिन क्या गुटखा थूकने के बारे में उन्हें जानकारी है कि अगर वो गुटखा थूकेंगे तो उनके खिलाफ FIR हो सकती है? और ये जानकारी वहाँ तक पहुँचाने का कार्य होता है हमारे अधिकारियों का, तमाम जिम्मेदार जो लोग हैं शहर के, उन लोगों का। अभी तक वहाँ अवेयरनेस नहीं डाली गई है। इसके मैं आपको सबूत भी दिखा सकता हूँ। कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई सैनिटेशन का कार्य नहीं किया गया है, और वो लोग ज़्यादा शिक्षित भी नहीं हैं, तो ये उनको बारीकी से समझाने वाली बातें जो हैं कोई नहीं समझाता है। इनको ये ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते हैं, जो फेसबुक और इनके माध्यम से बहुत ज़्यादा देख ले। जो करते हैं वो देख सकते हैं। आपको वीडियो शेयर इसलिए करनी है ताकि भूल ना हो, आगे से भूल ना हो। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा सबसे मोटे तौर पर बात, करेंसी एक्सचेंज का इशू बहुत बड़ा है इन लोगों के बीच। ये बिल्कुल नहीं समझेंगे वो बातें जब तक खुद अधिकारी वहाँ नहीं जाएंगे, कोई विधायक महोदय या मेयर महोदय जब तक नहीं जाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि वो समझ पाएंगे स्थिति को। बहुत बड़ा कारण ये है। इसके बाद जो वो थूकते हैं, मैंने बताया आपको, गुटखा पान के बाद थूकना एक कानूनी अपराध अब हो चुका है और बाकायदा इस पर FIR दायर की जाएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग या जमाती अगर थूकता है तो आपको FIR होगी, नहीं। अगर आप गुटखा खा के भी सड़क पर थूकते हैं, पब्लिक प्लेस में थूकते हैं, तो कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थल पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप मास्क लगाएं। अगर नहीं लगाते हैं तो कंप्लेन करना आपकी जिम्मेदारी बनती है और ये आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, एक समस्या मोटी ये है, जो काफ़ी कॉल्स हमारे पास आते हैं, हम वापस अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, हम अपनी माँ के लिए दवाई नहीं दे पा रहे हैं, हम उनको वापस घर नहीं ला पा रहे हैं, हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। तमाम सवाल मैं जानता हूँ, बिल्कुल वाजिब है आपके सवाल, आपको बिल्कुल बनता है आपके बच्चों को वापस लाने का, लेकिन हमने जो आपसे जिम्मेदारी ली थी वो हम नहीं वहन कर पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी अब तक स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं दे रहे हैं, और ये बहुत, मुझे लगता है, बहुत बड़ी भूल हो रही है क्षेत्र में। अभी तक लोगों के अंदर पेशेंस है कि वो 14 अप्रैल के बाद कुछ छूट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, कितनी छूट हमें कहाँ मिलेगी। किसानों को नहीं पता है कि उनको क्या छूट मिलनी है, क्या नहीं मिलनी है, कितनी रियायत खेती करने में दी जाएगी, बीज को लेकर कितनी रियायत दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो लोगों को ये नहीं पता है कि फैक्ट्रीज़ कब खुलेंगी,
तमाम तरह की जो बातें हैं वो अभी तक ऑफिशियली कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। ये सिलसिला अभी लगातार चल रहा है। सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है, लेकिन उन्हें पब्लिक को कनेक्ट करना है, लोगों को कनेक्ट करना है, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए कि क्या स्थिति फ़िलहाल है। अगर आप जा सकते हैं वो भी पता चले, नहीं जा सकते हैं वो भी पता चले, और आपको अगर सब्र रखना है तो वो भी पता चल सके। तीसरी बात ये है कि रेड लाइट, आप रेड जोन में हमारा हरिद्वार आ चुका है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि 3 जोन में डिवाइड किया गया है हरिद्वार ज़िले को। तो इसमें बहुत आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो है रेड जोन होता है जिसमें जहाँ संक्रमण वाले व्यक्ति अभी भी हैं, एक्टिव हैं, और वहाँ आइसोलेशन किया गया है, वो है देहरादून। उसके बाद अगर हम बात करें हरिद्वार की, हरिद्वार अभी तक ऑरेंज जोन में है। ऑरेंज जोन का मतलब ये है कि यहाँ हाल फिलहाल में कुछ समय पहले कुछ संक्रमित पाए गए थे, खतरा बरकरार है। हालांकि अभी वहाँ नहीं है कोरोना संक्रमित, लेकिन खतरा बरकरार है, वो ऑरेंज जोन में आएगा। इसके बाद आता है ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में वो लोग, वो क्षेत्र आएंगे, वो डिस्ट्रिक्ट आएंगे जहाँ अभी तक कोरोना का कोई पेशेंट नहीं मिला है। उन क्षेत्रों से बी काइंड के जो क्षेत्र हैं वहाँ लोग आ सकेंगे, लेकिन ये ऑरेंज वाले वहाँ नहीं जा पाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिए, लेकिन ये ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो अधिकारियों को, तमाम विधायक को देने चाहिए, लोगों के सामने रखने चाहिए, क्योंकि आप सभी अपने घरों में हैं। और फेसबुक अगर आप चलाते हैं तो आप जान सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि कोई साधन आपके पास ऐसा है जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे सामने ये रहती है कि हम लोगों को कन्वेंस करना होता है। आप क्यों अपने घर नहीं जा पाएंगे, आपको परमिशन कब मिलेगी, हम प्रशासनिक अधिकारियों से कनेक्ट करेंगे, हम पूछेंगे कि हाँ क्यों आप अपने बच्चों को नहीं ला पाएंगे, कितनी रियायत आपको मिल सकती है, किससे परमिशन लेनी होगी, कहाँ आपको जाना होगा, किस समय से किस समय के बीच आपको लाना होगा, प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड हैं या नहीं अलाउड हैं। इन सभी बातों को बहुत बखूबी, बहुत तरीके से आपको समझना होगा और ये समझानी भी होगी। मैं इसलिए आपको बताने आया हूँ कि अभी तक कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन, ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो अभी हमारे पास नहीं आए हैं। जब वो आएंगे तब हम आपको बताएंगे। लगातार पिछले 2 दिन से मैं आपको बोला है कि मैं कुछ समय बाद जैसे हमारी बात होगी हम आपको बताएंगे कुछ समय बाद। 2 दिन हो चुके हैं, मैं खुद महसूस करता हूं कि कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे होंगे कि मैं आपको गोली दे रहा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही हमारे पास एडवाइजरी आएगी, सबसे पहले मैं वो पब्लिकली शूट करके आप तक पहुंचाऊंगा, और वो एडवाइजरी एसडीएम महोदय के माध्यम से आएगी। उस एडवाइजरी में साफ साफ ये चीज़ क्लियर होगी कि आपके लिए क्या नियम होंगे, क्या नहीं होंगे, आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, शर्तें क्या होंगी, कौन कौन सी चीज़ें खुल सकेंगी, तमाम बातें। जागरूकता अभियान कितना चलाया जा रहा है, सैनिटाइजेशन का कार्य, बहुत लोग अभी भी कमेंट्स आते हैं, अभी तक सैनिटाइज कुछ इलाकों में नहीं किया गया है। मान्यवर महोदय गौरव गोयल जी के साथ इस बारे में हम बात करने का प्रयास करेंगे, और इसमें कोई दुराई नहीं है, उन्होंने अच्छा काम किया है, वो कर रहे हैं लगातार क्षेत्र में। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। तमाम वीडियोज़ मैं बना चुका हूं कि इंडस्ट्री एरिया में जहां 700-800 लोग बिहारी रुके हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, लेकिन वहाँ अभी तक कोई भी अधिकारी, कोई भी नेतागण वहाँ नहीं पहुँचा है। सिर्फ पुलिस प्रशासन के जो व्यक्ति हैं वो दिन रात वहाँ मेहनत कर रहे हैं, और वो भी बहुत लिमिटेड हैं। बहुत ज़्यादा वॉलंटियर्स वहाँ काम नहीं कर रहे हैं। 700-800 लोगों के लिए अरेंजमेंट बहुत छोटी बात नहीं होती है। वो समस्या किसको बताएंगे अपनी, अगर वो अपने साथ कोई समस्या है, कोई उनके लिए कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ परमानेंट नहीं की गई है, कोई भी अगर उनके साथ समस्या होती है तो क्या वो कनेक्ट कर पाएंगे अधिकारियों के साथ? अधिकारी खुद नहीं जानते हैं फिलहाल अब तक कि इंडस्ट्रियल एरिया में कितने बिहार के लोग रुके हुए हैं और कितनी समस्या उनके सामने बढ़ सकती है। ये बहुत मोटी मोटी बातें हैं। और जो लोग यहाँ फंस चुके हैं, जो अपने गांव से निकले थे, अपने शहर से निकले थे जहाँ वो काम करते थे, वहाँ से अपने घर के लिए वो पैदल निकले थे, वो जो बीच में रुके लोग हैं वो क्या जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, कब जा पाएंगे, क्या उनकी उम्मीदें हैं, क्या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है, हमें अभी कुछ पता नहीं है क्लियर। और 20 मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ये 20 तारीख तक आपको सब्र करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक जो स्टेटमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आए हैं वो यही इंडिकेट करते हैं। उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे, और आप बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपसे मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप अपने घरों में रहें, थोड़ा सब्र रखें। ये थोड़ा सा सब्र आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपके परिवार को महफूज रख सकता है, आपके क्षेत्र को, आपके शहर को, आपके ज़िले को महफूज रख सकता है। यकीन मानिए हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। और तमाम जो समस्याएं हैं आपकी, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं मैं। गोल्डी खन्ना जी हैं, वो एज अ PRO काम करते हैं, और
एडिटर भी हैं। अब बात करते हैं अनंत जी की। अनंत शर्मा जी हमारे लिए काम करते हैं। अनंत शर्मा जितने भी पॉलिटिशियंस ऑफिसर्स हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर्स मैं आपको लास्ट में स्क्रीन पर दिखा दूंगा। उसके बाद हम जो हमारे एक ऐसे व्यक्ति हैं साथ में जो ज़मीनी स्तर पर लोगों का देखते हैं कि कहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है, कहाँ कुछ राशन वितरण में गड़बड़ हुई है, कहाँ नहीं हुई है, कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, बैंक में कितने सरकारी गनर हैं कितने नहीं हैं, पुलिसकर्मी क्यों नहीं लगाए गए हैं, उन सब की रिपोर्ट्स वो देते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो ऑनलाइन तरीके से हम कोशिश करेंगे कि घर घर में मेडिकल फैसिलिटी पहुंच जाए। उन लोगों तक कनेक्ट हम करने की कोशिश करेंगे अधिकारियों के माध्यम से। अगर नहीं हो पाती है तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा इस क्षेत्र के लिए। जो हम ये सोच के बैठे हैं कि आप अपने घर में महफूज हैं, यकीन मानिए आप बिल्कुल महफूज नहीं हैं। मैं ये बात कहते हुए मुझे थोड़ा कष्ट हो रहा है और आपको सुनने में भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप इतने महान व्यक्ति नहीं हैं कि आप कोरोना को रोक पा रहे हैं अपने शहर में। अगर आप सैर पे निकलेंगे, आप शाम को रात को अपने परिवार के साथ आप सैर पर निकल रहे हैं रोड पर बाहर, तो ये कितनी समझदारी वाली बात है, आप सोच कर देखिए। पुलिसकर्मी आपको हाथ इसलिए नहीं लगाते हैं, डंडा इसलिए नहीं मार रहे हैं क्योंकि वो आपकी इज्जत करते हैं। आप सीनियर सिटीजन हैं, आप अपने परिवार के साथ घूम रहे हैं, आप लेकिन ये बात समझते नहीं हैं। तो उम्मीद है इन सभी तमाम बातों का आप ध्यान रखेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, सब्र कीजिए, हम बहुत जल्दी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।